नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएस मीडिया ने ये रिपोर्ट्स पब्लिश करी है कि इंडिया ने कन्फ्रंट किया है म्यांमार को, मतलब कि डायरेक्टली उनसे बात करी है, क्वेश्चन रेज किए हैं कि कोको आइलैंड्स पर चाइना क्या कर रहा है। जो कोको आइलैंड्स की हाल ही में इमेजेस आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, जहां पे हम देख पा रहे हैं कि लगातार मिलिट्री बेस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। ये सब क्यों किया जा रहा है, इस सब के पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे आप देख पाओगे। सबसे पहले वैसे ब्लूमबर्ग ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था, बाद में इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने भी इसको कवर किया है कि इंडिया कन्फ्रंटेड म्यांमार अबाउट चाइनीज स्पाई पोस्ट ऑन रिमोट आइलैंड। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोको आइलैंड की बात की जा रही है ना। इस सब के दौरान भारत सरकार का जो ऑफिशियल स्टांस है वो ये है कि हम नजर रख रहे हैं कि कोको आइलैंड्स पे क्या हो रहा है। जो भी मिलिटराइजेशन की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अचानक से कोको आइलैंड में कुछ डेवलपमेंट्स हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर चाइना बना रहा है, हम इस पर नजर रख रहे हैं। ये विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट थी ना। एक बार कोको आइलैंड है कहां पर ये मैं आपको बताता हूं, फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कोको आइलैंड जेन्युइनली भारत का पार्ट था और क्या ये हमारे हाथ से निकल गया ना। मैं यहाँ पर जूम इन करने वाला हूँ कोको आइलैंड्स की तरफ ना। कोको आइलैंड्स भी दो टाइप के आपको मिलेंगे, एक लिटिल कोको आइलैंड है और फिर है बिग कोको आइलैंड। यहाँ पे आप देख पाओगे ये दोनों टापू हैं। ये मेन टापू है जहाँ पर मिलिटराइजेशन की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये वाला जो छोटा टापू है ये बिल्कुल खाली सा है, यहाँ पे आपको मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ यहाँ पे एब्सोल्युटली हो ही नहीं रहा, क्योंकि बहुत ही ज़रा छोटा आइलैंड है और कभी भी यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ बनाई नहीं गई हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। नाउ जोग्राफिकली अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये जो टापू हैं ये भारत का पार्ट है तो बाय डिफॉल्ट कोको आइलैंड्स भी भारत का ही पार्ट होना चाहिए थे, क्योंकि जोग्राफिकली ये जो आइलैंड चेन है उसी का पार्ट कोको आइलैंड है। ये कोई अलग नहीं है, ये बिल्कुल भी आपको म्यांमार के ज़रा करीब नहीं मिलेंगे। कोको आइलैंड इंडिया के काफ़ी करीब है कंपेयर टू म्यांमार, मगर तब भी आप कह लीजिए हमने टाइम पे एक्शन नहीं लिया। इसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़रा इंपॉर्टेंट आइलैंड ये म्यांमार के पास है। और कई दशकों से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 1994 में म्यांमार ने ये टापू चाइना को लीज पर दे दिए थे और चाइना चुपचाप यहाँ पर स्पाइंग फैसिलिटी बनाकर बैठा है। अगेन यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूँ, कहीं से भी ये मत सोचना कि कोको आइलैंड से कल को चाइना हम पे अटैक कर देगा। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कल को जंग छिड़ जाती है इंडिया चाइना के बीच में, नेवी आपस में बहुत कुछ कर रही है, पहला काम इंडिया ये करेगा कि अगर हमको पता लग गया कि चाइना के सोल्जर्स हैं कोको आइलैंड में, सबसे पहले हम कोको आइलैंड को कैप्चर करेंगे और यहाँ से चाइना के जो सोल्जर्स हैं इनको हटा देंगे। सबसे पहला काम होगा। तो मिलिटरीली ये इतना छोटा टापू है कि कुछ सिग्निफिकेंट यहाँ से किया नहीं जा सकता। इवन आप अगर मान के चल लीजिए, क्या पता यहाँ पर मिसाइल्स डाल दे या वगैरह कुछ और कर दे। देखिए मिसाइल साइलोस जब बन रहे होंगे दिख जाएगा सैटेलाइट से, अभी वैसी कोई स्थिति है नहीं। अभी के लिए लग रहा है कि बस एयर स्ट्रिप्स बनाई गई हैं और जासूसी के लिए, प्राइमरली सर्वेलेंस के लिए यहाँ पर बहुत सारा इक्विपमेंट डिप्लॉय किया गया है। और अगर आपका क्वेश्चन है कि अचानक से ये सब रिपोर्ट्स कहाँ से आ गई कि कोको आइलैंड एक्टिव हो गया, तो देखो कैथम हाउस करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इन लोगों ने सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी किया और इन्होंने ये कहा कि बिल्कुल म्यांमार कुछ कर रहा है या करवा रहा है अपने स्पाई बेसिस पर ऑन द ग्रेट कोको आइलैंड। और अगेन यहाँ पर स्पेसिफिकली ये लोग लिखते हैं ग्रेटर कोको आइलैंड, क्योंकि जो छोटा वाला पार्ट है इट इज अनइनहेबिटेड, वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। जो बड़ा कोको आइलैंड है वहाँ पर मुश्किल से 1000 लोग रहते होंगे और वो जो 1000 लोग हैं उनमें से 99% आप कह लीजिए वो म्यांमार की मिलिट्री के ही लोग हैं। और कैथम हाउस ने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड पिक्चर्स रिलीज करी है, दिखाया है कि ये चेंजेस हुए हैं। पहले ये जो बिल्डिंग्स थी यहाँ पर नहीं थी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हुई है। बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ लग रहा है ये मिलिट्री ग्रेड का है। तो अचानक से म्यांमार की सरकार ये सब क्यों करेगी, क्योंकि म्यांमार ने ऑफिशियली कभी भी कहा नहीं है कि इन लोगों ने ये टापू चाइना को लीज पर दे रखा है। तो रिपोर्ट भी यही कह रही है कि पॉसिबिलिटी है कि चाइना की फंडिंग से ये सब किया जा रहा है या फिर चाइना के सोल्जर्स या उनके कई ऑफिशियल्स ये सब करवा रहे हैं। और इस रिपोर्ट को इंपॉर्टेंस इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि म्यांमार आज के समय दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुका है। पश्चिमी दुनिया ने जो हाल रशिया का किया है, सैंक्शंस लगा लगा के बिल्कुल अलग कर दिया है रशिया को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से, उसके अलावा रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। सेम काम म्यांमार के केस में भी दिख रहा है, क्योंकि म्यांमार में आज के समय पावर संभाल के बैठी है इनकी आर्मी, इनके मिलिट्री जनरल, जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड यहाँ पर लीडर थे सबको जेल में डाल दिया जा चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज खत्म कर दी गई है।
कंप्लीट मिलिट्री रूल चल रहा है आज के समय म्यांमार में। इसलिए ना सिर्फ यूएस, यूरोप, इवन जापान ने भी हाल ही में सैंक्शन लगा दिए थे म्यांमार में। तो एक ऐसा कंट्री जो कॉर्नर्ड है, जो बहुत ज़्यादा एंगेज नहीं कर पा रहा बाकी दुनिया से, ऑब्वियसली चाइना उस कंट्री की हेल्प में आएगा। चाइना आज भी म्यांमार में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसके अलावा म्यांमार की जो आर्मी है वो सरवाइव ही चाइना के पैसों पे कर रही है। हाल ही में म्यांमार की जो जुंता है, हुंता जुंता जो भी आप कह लीजिए, इसने 1.3 बिलियन डॉलर्स की नेचुरल गैस बेची थी चाइना को। और अगर चाइना फाइनेंशियली म्यांमार की हेल्प ना करे तो बिल्कुल यहाँ पे जो मिलिट्री रूल है ये सरवाइव नहीं कर पाएगा लंबे समय तक। तो सिंस चाइना पर जो डिपेंडेंस है म्यांमार की ये कई गुना बढ़ चुकी है, तो इसलिए जैसे ही कोको आइलैंड पे थोड़ी सी भी हलचल होती है ना, पूरा वर्ल्ड मीडिया, रिसर्च हाउस, सब लोग, हर किसी के कान खड़े हो जाते हैं कि क्या कोको आइलैंड के जरिए चाइना इंडिया पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करेगा। नाउ अब यहाँ पे आपका एक मेन क्वेश्चन आएगा कि ये सब देखना भी कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। माना ठीक है कि कोको आइलैंड से इंडिया को कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं आने वाला, मगर दिस शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया। और क्या भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से गलती हो गई थी? क्या कोको आइलैंड उनके हाथ से निकल गया? देखो, इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज आपको मिलेंगी, बहुत सारी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो थी भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की। भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत ही ज़्यादा बड़े लीडर थे ये, और इन्होंने 2003 में एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है, जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा कि जी कोको आइलैंड के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ चाइना कर रहा है वहाँ पे, बताइए उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, ने यह कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने कोको आइलैंड को डोनेट ही कर दिया था। और आगे इन्होंने उस वक्त ये बात रिवील करी थी कि चाइना ने कोको आइलैंड को लीज पर ले रखा है म्यांमार से। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप कह सकते हैं एक अकेली ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको मिलेगी एक भारत के सिटिंग मिनिस्टर से। और अगर आप सोच रहे हैं कि भारत के पूर्व रक्षा मंत्री ने ये क्यों कहा कि नेहरू ने बिल्कुल कोको आइलैंड्स को डोनेट ही कर दिया था, देखो ऑफिशियली, मैं आपको पहले तो ये कह रहा हूं कि ऑफिशियली कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें यह लिखा हो कि भारत ने कोको आइलैंड थमा दिया था म्यांमार को। हाँ, मैं ये करूंगा कि भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बाद हम अपनी टेरिटरीज पर प्रॉपर कंट्रोल पा रहे थे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक क्रिटिकल रोल था। उस दौरान ना नेहरू जी थोड़ा सा और प्रोएक्टिव हो सकते थे और ज़्यादा अग्रेसिवली कोको आइलैंड का जो इशू है ये रेस कर सकते थे और इंडिया को ये टापू मिल सकते थे। क्योंकि मैं वैसे आपको बता दूं, कोको आइलैंड की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लंबे समय तक ये ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था। बीच में ब्रिटिश एम्पायर ने एक टाइम पर ये टापू बर्मा की एक बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली थी उस वक्त, जादवेद फैमिली, उनको लीज पर भी दिया। फिर बाद में लीज से ये टापू वापस लिए गए और इन टापुओं का मेन काम ब्रिटिशर्स ये करते थे कि यहाँ से फूड उगाया जाता था। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भारत के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको जेल करके रखा जाता था और फूड का जो सोर्स है वो होता था कोको आइलैंड। कोको आइलैंड से कोकोनट काफी आते थे, इसलिए इस आइलैंड का नाम भी रखा गया कोको आइलैंड। तो ब्रिटिशर्स इस तरीके से इस टापू का इस्तेमाल करते थे लंबे समय तक। नाउ ब्रिटिशर्स जब चले गए इस एरिया से, उस वक्त कई सालों तक कोको आइलैंड्स के स्टेटस को लेकर क्वेश्चन मार्क था कि ये टापू किसके पास जाएंगे। बीच में एक टाइम आया जब जिन्ना ने भी कोको आइलैंड समेत पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स को क्लेम कर दिया। जी हाँ, जब भारत का विभाजन हो रहा था इसके बारे में पाकिस्तान की सरकार ने जिन्ना पेपर्स नाम के डॉक्यूमेंट रिलीज किए थे, जहां पर दिखाया गया कि बिल्कुल मोहम्मद अली जिन्ना ने यह भी इशू रेज किया कि क्यों ना अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का भी विभाजन किया जाए, ये भी इंडिया पाकिस्तान में बांटे जाए। इंडिया ने मना कर दिया और ये टापू प्रॉपरली इंडिया का पार्ट बन गए। मगर कोको आइलैंड्स का इशू ना कभी इंडिया ने प्रॉपरली रिजॉल्व किया नहीं। म्यांमार के साथ उसी वक्त हम बात करके इन आइलैंड को क्लेम कर सकते थे, मगर उस वक्त आप कह लीजिए इंडिया ने एक फ्रेंडली जेस्चर दिखाया म्यांमार की तरफ। और आज के समय ये बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक सरदर्द हमारे सामने है कि ये टापू चाइना को लीज पर दे दिया गया है। तो अभी के लिए देखो कोको आइलैंड का इशू बना रहेगा। चाइना जो भी यहाँ पर कर रहा है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे इतना नहीं पड़ता, क्योंकि चाइना की बहुत सारी जो स्पाई शिप्स हैं ये भी काफ़ी बार इंडियन ओशन में घूमती रहती हैं। कई बार ये डॉक करती है हम्बनटोटा के आसपास, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोको आइलैंड के सर्वेलेंस से हमें बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो रहा है, मगर डेफिनेटली ये एक एक्स्ट्रा सरदर्द है और इस सरदर्द का सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो कोशिश ये करनी चाहिए
कि म्यांमार दुनिया में आइसोलेट ना हो जाए। सबसे बढ़िया रहेगा कि म्यांमार में डेमोक्रेसी लौट जाए, इनकी आर्मी भी ठंडी हो जाए, एक एग्रीमेंट हो जाए सिविलियन और आर्मी लीडरशिप में। उसके बाद ऑफ कोर्स हम ये कोशिश कर सकते हैं यूएस के साथ मिलकर कि इंडिया यूएस मिलके म्यांमार में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करे, जिससे चाइना का प्रभाव इस इंपॉर्टेंट कंट्री पे कम हो। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लॉन्ग टर्म में ही निकलेगा। हम इससे कोई मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन फॉर द टाइम बीइंग नहीं निकाल सकते। तो ये टॉपिक वैसे भी काफ़ी न्यूज़ में रहेगा, इस पर मैं अपडेटेड वीडियोस बाद में लाता रहूँगा। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट, अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के जो एसएससी कोर्स हैं इन पर एक मैसिव डिस्काउंट आया है 50% का। आज से पहले कभी भी अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर 50% का डिस्काउंट नहीं आया। अगेन ये सिर्फ एसएससी कोर्सेज के लिए है। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा एसएससी सब्सक्रिप्शन लिंक। इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पे आप परचेज कर सकते हो एसएससी एग्जाम कोर्सेज। और यहाँ पे आप देखोगे इनिशियली जो यहाँ पे आपको प्राइसेस दिख रहे हैं ना, ये पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर आप कोड डालोगे PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको 24 महीने का कोर्स मिलेगा फॉर जस्ट 182 रुपीज़ पर मंथ में। तो ये जो मैसिव प्राइस ड्रॉप है, अवेल दिस, यूज द कोड PD10 और टोटल जो आपका डिस्काउंट होगा 40% प्लस 10%, ये 50% बैठेगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।